आगे बढ़ते हैं और पेश करते हैं वो बड़ी खबरें जो हमारे रिपोर्टर्स दिन भर की कड़ी भागदौड़ के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है स्वदेश रिपोर्टर। टारगेट पूरा नहीं करने की वजह से सरकार ने कुछ कोल कंपनियों के खिलाफ एक्शन लिया है। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह बताया कि 3 कंपनियों के प्लांट्स को बंद कर दिया गया है। पूरी डिटेल के साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं मेरे साथ। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, पावर प्लांट्स के पास अभी भी कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं है जितना कि नियमों के हिसाब से होना चाहिए। लिहाजा कोयले का संकट ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोयला जो है इंपोर्ट करने पर फोकस किया जा रहा है, ताकि ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है उसको पूरा किया जा सके और जो पर्याप्त स्टॉक लेवल होना चाहिए नियमों के हिसाब से उसको मेंटेन किया जा सके। इन सब के बीच में बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि सरकार ने उन कंपनियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की है जिनके पास कोयले का ब्लॉक है और उन्होंने टारगेट के हिसाब से कोयले का प्रोडक्शन नहीं किया है। साथ ही साथ नोटिस देने के बावजूद भी उन ब्लॉक्स में ऑपरेशन जो है अभी तक शुरू नहीं किया गया है। करीब 3 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एनटीपीसी, वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और मोनत इस्पात शामिल है, जिनके कोल ब्लॉक्स को टर्मिनेट कर दिया गया है। साथ ही साथ जीएमआर छत्तीसगढ़ को भी टर्मिनेशन नोटिस जो है वो दिया गया है, लेकिन ये मामला सब जुडिस है। साथ ही साथ 10 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने प्रोडक्शन टारगेट को मीट नहीं किया है नियमों के हिसाब से। उनके ऊपर सख्त पेनाल्टी लगाई गई है। पेनाल्टी के रूप में जो उन्होंने बैंक गारंटी जमा किया है उसमें कटौती कर ली गई है। इसमें एनटीपीसी, हिंडाल्को, सेल, टाटा स्टील और जेपी सीमेंट शामिल है। साथ ही साथ 107 ऐसी कंपनियां हैं जिनको कोल प्रोडक्शन के टारगेट को मीट नहीं करने की वजह से शोकॉज नोटिस जो है वो दिया गया है। इसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, अंबुजा सीमेंट और वेदांता जैसी कंपनियां जो हैं वो शामिल है। आपको याद होगा कि सरकार ने मई महीने में पीएसयूज़ को एक वन टाइम ऑप्शन दिया था। दरअसल एक एमनेस्टी स्कीम की तरह था कि अगर किसी कोल ब्लॉक का ऑपरेशन वो नहीं करना चाहते हैं या किसी वजह से नहीं हो पाया है अभी तक, तो उनके पास ये विकल्प होगा कि बिना पेनाल्टी दिए वो उसको सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद करीब 3 सेंट्रल पीएसयूज़ ने 11 कोल ब्लॉक जो है वो सरेंडर किए हैं कोयला मंत्रालय के सामने, और स्टेट पीएसयूज़ की अगर बात करें तो उन्होंने 5 कोल ब्लॉक जो है वो सरेंडर किए हैं। ये जानकारी जो है कोयला मंत्री ने राज्यसभा में दी है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोयले के प्रोडक्शन को हासिल करने में मदद मिल पाएगी। बड़ी टेक कंपनियों की गैर प्रतिस्पर्धी नीतियों को लेकर संसदीय स्थायी समिति ने कॉर्पोरेट मंत्रालय और सीसीआई को पेश होने को कहा है। इस खबर पर और डिटेल के साथ मेरी सहयोगी मेघना मित्तल मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेघना, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, बताइए। जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है, जिसको जयंत सिन्हा हेड करते हैं, वो हम जानते हैं कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस हैं बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ द्वारा, उस पर वो प्रोब चल रहा है। और ये भी हम जानते हैं कि रिसेंटली जुलाई 21 को उन्होंने इंडियन डिजिटल कंपनीज़ को, जैसे कि पेटीएम, ओयो, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, इन सब को बुलाया था इसी का पूरा रिव्यू करने के लिए। तो जो अब जुलाई 28 को फिर से इस कमेटी ने एमसीए सेक्रेटरी और सीसीआई चेयरमैन उनको बुलाया है। सीसीआई चेयरमैन और एमसीए सेक्रेटरी दोनों ही इस मीटिंग में शामिल होने की उम्मीद है और उनसे ये रिव्यू मांगा जाएगा कि उनका क्या ओपिनियन है कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं ये बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ द्वारा, जैसे कि प्रेडेटरी प्राइसेस हो गए, जो अपने ये प्लेटफॉर्म्स पे जो कमीशन चार्ज करते हैं और जो अनफेयर और प्रैक्टिसेस हैं अपने मार्केट में डोमिनेशन बनाए रखने के लिए, उसके लिए उनका क्या ओपिनियन है। और इसके अलावा जो अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन है, उनके मेंबर्स को भी बुलाया गया है। इसमें इंडिया के जो डिजिटल स्टार्टअप्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा, ब्लिंकिट, फ़ोनपे, इन सब को भी बुलाया गया है। इस पर पूरा डिटेल में चर्चा होगी। इसके अलावा जो सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त 4 को जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनको खुद बुलाया गया है, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, एप्पल, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है अगस्त 4 को, ताकि जो एमसीए और सीसीआई और इनसाइड डिजिटल कंपनीज़ के बाद जो मीटिंग होगी उस पर देखना रहेगा कि जो अगस्त 4 को मीटिंग होती है उसका क्या फाइनल आउटकम होता है। और अब बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की। इस पर हमने बात की थी कुछ समय पहले टेलीकॉम एक्सपर्ट महेश उप्पल के साथ और जानने की कोशिश की कि आखिर 5G टेक्नोलॉजी देश के लिए कितनी फायदेमंद होगी। देखिए 5G की फाइनल रेस पर हमारा स्वदेश विशेष।
और अब बात देश की तरक्की की, खासकर इंटरनेट की स्पीड की, जिसके तहत 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी आज से शुरू हो गई है, जिसमें रिलायंस, जियो और भारती एयरटेल समेत 4 कंपनियां मैदान में हैं। 5G के लिए मौजूदा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस भी है। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगी हैं और उम्मीद है कि अगस्त के आखिर तक 5G सर्विसेज की शुरुआत हो सकती है। देश में 5G सेवाएं शुरू होने से हाई स्पीड वाली इंटरनेट सर्विस देने का रास्ता साफ हो जाएगा। मौजूदा 4G सर्विसेज की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज होगी। आखिर 5G आने से कितनी बदलेगी दुनिया और कितना बदलेगा हिंदुस्तान, इस टॉपिक पर करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन पहले ताज़ा जानकारी के लिए चलेंगे मेरे सहयोगी दानिश के पास, जो लगातार इस खबर पर पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। दानिश, आज से शुरू हो गई है ऑक्शन की रेस और पहला दिन ख़त्म हो चुका है। क्या अपडेट्स आपके पास हैं? कौन इस समय आगे चल रहा है? क्या डिटेल दे सकते हैं आप? देखिए, आज मच एंटिसिपेटेड 5G ऑक्शंस का पहला दिन था और वो अब पूरी तरह से कंक्लूड हो चुका है। पहले दिन हमने देखा कि 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस के 4 अलग अलग राउंड हुए और सूत्रों ने 18 स्वदेश को बताया है कि टेलीकॉम कंपनीज ने मेट्रो सिटीज़ और खासकर वो सर्कल जो मेट्रो सिटीज़ में लगते हैं उन पर एक ज़्यादा इंटरेस्ट शो करा है और साथ ही साथ जो टेलीकॉम कंपनीज के द्वारा इंटरेस्ट जो ज़्यादा सामने आया है वो मिड बैंड और हाई बैंड में आया है। और हमने देखा कि आज के दिन 4 जो अलग अलग राउंड्स हुए हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन के, उसमें तीनों ही टेलीकॉम प्लेयर्स ने पूरा एक एक्टिवली पार्टिसिपेट करा है और सूत्रों के मुताबिक ये एंटिसिपेट किया जा सकता है कि डे 2 में जो स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हैं वो पूरी तरह से कंक्लूड हो जाएंगे और फिर हमको जाके एक प्रॉपर डिटेल पता लगेगी कि किस टेलीकॉम ऑपरेटर ने किस पर्टिकुलर सर्कल पे बिड करा है और किन किन सर्कल्स में उनको अपना 5G सर्विसेज देने की अनुमति दी जाएगी। तो अब इंतजार यही है कि डे 2 जल्द से जल्द आए और डे 2 के ऑक्शंस कंक्लूड होकर एक फाइनल टैली पता लगेगी कि किस टेलीकॉम ऑपरेटर के हिस्से में कितने स्पेक्ट्रम 5G का उनको मिलेगा। चलिए दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। दानिश मेरे सहयोगी बताते हुए किस तरह 5G ऑक्शन चल रहा है और आगे क्या स्थिति बनने वाली है। लेकिन जब 5G आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में तो उसमें क्या बदलाव आएंगे, कितना इम्पोर्टेंट इसको मानना चाहिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, महेश उप्पल जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बहुत लोग जब चर्चा कर रहे हैं 5G की तो बहुत एक सिंपल टर्म्स में ये कह रहे हैं कि इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या ये इतना सिंपल है या इसको हमें कुछ और डिटेल में समझना चाहिए? किस तरह से फायदे होंगे 5G के आ जाने के बाद? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि एक मेन जो 5G का जो की कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पीड ही है और वो जैसा आपने बताया 10 गुना से ज्यादा है 5G में पॉसिबल। तो ये अपने आप में एक बहुत जरूरी चीज है। पर इसके अलावा 5G के 2 और पहलू हैं। एक जिसको हम कहते हैं लो लेटेंसी सर्विसेज, यानी जब उन सर्विसेज जिनका रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए। अब जैसे आप ड्राइवरलेस कार्स की बात होती है, कार जो कि अपने आप ही चलती जाए, उसमें हमको जो रिस्पांस टाइम चाहिए टेक्नोलॉजी का वो कहीं कम है। आमतौर पे हमारी जो ह्यूमन रिस्पांस है उससे भी अच्छा चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। ठीक उसी तरीके से कई किस्म की मेडिकल सर्जरीज वगैरह हैं, उसमें भी हमें जो रिस्पांस टाइम चाहिए वो कहीं ज्यादा है। ठीक उसी तरीके से हमको एविएशन में और पोर्ट्स में और फैक्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में हमको कई किस्म की नीड्स हैं डेटा प्रोसेसिंग की, जिसमें हमको लो लेटेंसी सर्विसेज की आवश्यकता है और वहां पर 5G का अपना योगदान होगा। पर एक तीसरी चीज ये है कि 5G जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशंस के अलावा ह्यूमन टू मशीन और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशंस के लिए भी रेलेवेंट है। तो जैसे कि हम लोग अब देख रहे हैं कि जैसे आपका फ्रिज है, जैसे आपकी गाड़ी है, जैसे आपके बाकी हाथ में आपके डिवाइसेस हैं या आपके घर में अप्लायंसेस हैं, उन सब को अब हम नेटवर्क पे आस्ते आस्ते ला रहे हैं।
और उसके लिए जो बैंडविड्थ और जो सपोर्ट चाहिए होगा टेक्नोलॉजी का, उसके लिए 5G बहुत ही अहम है। बात करते हैं शेयर बाजार की। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी बाजार आज लाल निशान के साथ ही बंद हुए। निफ्टी 147 अंक गिरकर 16,484 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भी हमने करीब 500 अंकों की गिरावट देखी। बैंक निफ्टी करीब 300 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। एफएमसीजी, आईटी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखी गई। दिन भर बाजार में और किस तरह की हलचल रही, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। देखिए, आज बाजार में बहुत ही टाइट रेंज में, एक तो बिजनेस रेंज में आपको आज कारोबार देखने को मिला और इनफैक्ट बायस नेगेटिव की तरफ क्लोज हुआ है। अब 16,500 आप अगर पूरे ट्रेडिंग सेशन को सुबह से लेकर यानी 9:15 से लेकर 2 बजे तक का 2:30 बजे तक का ट्रेड देखें तो बहुत ही एक जैसा लग रहा था लल, लेकिन 2:30 बजे के बाद 2:45 बजे के बाद आपने जो 16,500 का लेवल पहले तोड़ा और उसके बाद आप उसी लेवल के आसपास सस्टेन हुए और उसके बाद देखिए और वीक क्लोजिंग हुई है। तो यानी 16,500 एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो सपोर्ट था वो यहाँ ब्रेक डाउन हुआ है। अब हो सकता है कल थोड़ा डेंट हमें ज़्यादा दिखे, गैप डाउन के साथ बाजार खुले। और एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको बाजार आई कर रहा है वो एक फेड की कमेंट्री जिसके कारण भी एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है और दूसरा ये एक्सपायरी वीक है। आज बाजार में कुल मिलाकर आप देखें तो किसी भी तरह की आपको कोई भी सेक्टर से स्ट्रेंथ नहीं दिखी। इनफैक्ट ड्रैगर्स की अगर बात करें तो फिर से एक बार फिर टेक्नोलॉजी पैक ही था जिससे सबसे ज़्यादा बाजार को खींचा, लेकिन उसके अलावा आप ना बैंक से आज सपोर्ट मिला, ना आईटी से, ना मेटल से और ना ही किसी और दूसरे सेक्टर से, ना फार्मा और एफएमसीजी स्पेस से। आज टिपिकली आपको जिन भी स्पेसेस में अर्निंग के ट्रिगर के चलते कुछ मूवमेंट देखने को मिली थी वहाँ पर आपको वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अगर पहले 5 ड्रैगर्स की बात करें निफ्टी पे तो उनमें वेटेज के हिसाब से भी निफ्टी में इन्फोसिस ने लगभग 40 पॉइंट से ज़्यादा ड्रैग किया आज इंडेक्स को। एक्सिस बैंक रिजल्ट्स के बाद हमने देखा कि यहाँ पर आज प्रॉफिट बुकिंग दिखी। HUL, डॉक्टर रेड्डीज, फार्मा, एफएमसीजी उन पैक में भी आपको कहीं से भी कोई लीडरशिप नहीं देखने को मिली और इनफैक्ट बजाज ऑटो के नंबर से वहाँ से भी आपको किसी तरह की लीडरशिप नहीं दिखी। पूरा हफ्ता, इस हफ्ते में भी कई सारे बड़े नंबर्स हैं। कल मारुति के नंबर्स हैं, बजाज फाइनेंस के नंबर्स हैं और उस नंबर से पहले आज बजाज फाइनेंस में तो आपको अच्छी मूवमेंट दिख रही थी। इनफैक्ट बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस में रिजल्ट्स और बजाज फिनसर्व में बोनस का ट्रिगर, वहाँ पर ज़रूर आपको एक्शन देखने को मिला। उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो ये 2 बड़े गेनर्स थे। उसके अलावा एफएनओ में अगर कुछ गेनर्स की बात करें तो बहुत सिलेक्टिव पॉकेट्स और बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। एनबीसीसी में आपको रियल एस्टेट स्पेस में अच्छा एक्शन देखने को मिला। डेल्टा, सन टीवी, यहाँ पर आपको अच्छे एक्शन देखने को मिले। इसके अलावा सीमेंट पैक में आपको रैमको, जेके सीमेंट, यहाँ पर क्लियरली आपको स्टॉक एक्शन देखने को मिला और कुछ नंबर्स लाइक EH होटल के नंबर्स आए, वहाँ पर एक्शन देखने को मिला। इन टोटालिटी आज एक रेंज बाउंड सेशन था, नेगेटिव बायस के साथ हम क्लोज हुए हैं। 16,500 ब्रेक होने के बाद अब शायद 16,350 तक की भी एक बार के लिए बात हो रही है और देखना होगा कि कल अब किस तरह से बाजार की ओपनिंग होती है या फिर जब तक फेड की कमेंट्री नहीं बाजार सुन लेता किसी तरह की मूवमेंट बाजार वन डायरेक्शनल मूवमेंट बाजार देगा भी या नहीं, तो कल के लिए इंतजार करना होगा। अंबानी के बाद देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अदानी, जिन्होंने अदानी ग्रुप एंटरप्राइजेज की AGM के दौरान कई ऐसी बातें कहीं जो आने वाले सुनहरे भारत की तस्वीर पेश करती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है ग्रीन एनर्जी। इस पर नए ऊर्जा कारोबार पर ग्रुप $70 अरब खर्च करने वाला है। आखिर क्या है भारत के साथ अदानी ग्रुप की ग्रोथ स्टोरी, देखते हैं इस रिपोर्ट पे। देश को पॉल्यूशन से मुक्त करने की राह में अदानी ग्रुप ने भी कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आज हुई AGM में अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 70 बिलियन से ज्यादा खर्च करेंगे। The best evidence which showcased our confidence and belief in the future is our investment of $70 billion in facilitating India's green transition. We are already one of the world's largest developers of a solar power. वहीं उन्होंने ये भी बताया कि साल 2015 की तुलना में भारत की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 300% से ज्यादा बढ़ गई है और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के
प्रोडक्शन को और बढ़ाने की जरूरत है। Despite the COVID crisis and despite the energy crisis, we have done so at a time when several developed nations have paused their pursuit of renewable energy goals. India's renewable energy capacity has increased almost 300% since 2015. In fact, the past year saw an astonishing 125% increase in capital investment in renewables. इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदमों पर भी गौतम अदानी ने संतोष जताया और कहा उनके ग्रुप ने डेटा सेंटर, डिजिटल सुपर ऐप, औद्योगिक क्लाउड, रक्षा, एरोस्पेस सेक्टर में जोरदार काम किया है और यही वजह है कि ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो गया है। Combined group market capitalization this year exceeded $200 billion. We are able to raise billions of dollars from the international markets, a direct validation of confidence in the India and Adani growth story. बहरहाल भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदानी की कंपनी ग्रीन एनर्जी पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। गौतम अदानी ने माना है कि अदानी ग्रुप की सफलता भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि वो कभी भी भारत में निवेश से पीछे नहीं हटे और न ही ग्रोथ धीमी की। एजीएम में उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही भारत 8% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करेगा। ईटी नाउ स्वदेश। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के ग्रोथ रेट का आउटलुक घटा दिया है। आईएमएफ की ओर से जारी लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में यह कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की ग्रोथ 6.1% रह सकती है। वहीं आईएमएफ ने FY23 में भारत की ग्रोथ 7.4% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2023 में 8.2% ग्रोथ का अनुमान जताया गया था। आईएमएफ ने ग्रोथ रेट में कमी आने के पीछे ब्याज दरें बढ़ने को वजह बताया है। खासकर अप्रैल के बाद ग्लोबल हालात की वजह से ग्रोथ रेट पर असर पड़ा है। आईएमएफ ने ग्लोबल मंदी की आशंका भी जताई है। इसी मुद्दे पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगता भट्टाचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि ये जो ग्रोथ रेट का आउटलुक घटाया गया है, जो फैक्टर्स बता रहे हैं आईएमएफ की, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्या वो जस्टिफाइबल है? कितना डरना चाहिए इससे? हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनका जो आपने कहा कि उनका पिछला जो एस्टिमेट था 8.2%, ये FY23 के लिए ये बहुत पहले, इसके पहले जनवरी में महीने में किए थे उन लोग। तो खाली ये नहीं कि ब्याज दरें बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, हमारे टाइटनिंग की है, ग्लोबल ग्रोथ की बहुत ज्यादा। याद रखिएगा कि उनके पहले जो एस्टिमेट थे ग्लोबल ग्रोथ के 4.2 से 3.6 वो घटा दिए थे। मैं अभी तक आंकड़े देखा नहीं हूं, बट मेरा अंदाजा है कि ग्लोबल ग्रोथ 3% के आसपास, उससे भी कम हो सकता है जो आईएमएफ के जो अभी आज के एस्टिमेट्स हैं। तो हमारे जो चैनल्स हैं कि एक तो फेडरल रिजर्व बहुत तगड़ा रेट हाइक के प्रोसेस में जारी है, वहां से हमारे जो कैपिटल फ्लोज हैं उनके असर पड़ रहा है, बट मैक्सिमम जो असर पड़ेगा ग्लोबल स्लोडाउन से कि हमारे देश में एक्सपोर्ट ग्रोथ जो निर्यात करते हैं वो बहुत तगड़ा ग्रोथ रेट था, 23%, 34% पिछले 2 साल में। तो वो बढ़ते करते ग्लोबल ग्रोथ के साथ कम रहा है। तो ग्लोबल ट्रेड, हमारे खुद के देश के जो रेट्स बढ़ रहे हैं, लिक्विडिटी घट रही है, तो ये सब पूरा मिला के, पूरा ग्लोबल डोमेस्टिक फैक्टर सब मिला के हमारे 4% आंकड़ा है। ग्लोबली बड़े देशों में से ये सबसे ज्यादा हाई ग्रोथ रेट है। तो ये नहीं है अगले साल का क्या ग्रोथ, जो आप जो 4.4 की बात कर रहे थे, उसे ही नजर डालना होगा कि वो ग्रोथ को 6.1 से 6.5% कैसा किया जा सकता है, क्या क्या पॉलिसी लाना होगा, क्या जरूरी है।
करेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर भट्टाचार्य, समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। तो बात बिल्कुल साफ है, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट घटाई भी गई है उसके बाद भी अभी ग्लोबल कंपैरिजन में हमारी भारत की ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है और फोकस FY24 पे होना चाहिए। जो 6% से ऊपर की ग्रोथ की बात IMF कर रहा है उसको मेंटेन करने के लिए सरकार को किस तरह के कदम उठाने होंगे, ये देखने की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं टाटा स्टील की, जिसके MD और CEO टीवी नरेंद्रन साहब का कहना है कि यूरोप में यूरोपीय देशों की सरकारों का फोकस ग्रीन स्टील ट्रांजिशन पर है, इसलिए टाटा स्टील अपने नेदरलैंड्स और UK के कारोबार को ग्रीन स्टील की ओर ले जा रही है। कंपनी के तिमाही नतीजों के बाद ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में टीवी नरेंद्रन ने कहा कि टाटा स्टील का फोकस 2045 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने पर है और भारत में कंपनी रिसाइकलिंग आधारित प्रोजेक्ट पर काम तेजी से कर रही है। आप देखिए तो नेदरलैंड्स में वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू द गवर्नमेंट to see that how can we transition from the existing route जो है blast furnace coal route to gas based DRI and then hydrogen based DRI. उसके लिए the focus is to generate enough cash out of the Netherlands business to support this transition without any support from India. I think we are trying to seek and with some support from the government, and of course Europe में customers are willing to pay a premium for green steel. So we are working on building a case where we can do the transition based on our own cash flows in Netherlands and the viability of the business in Netherlands. UK में थोड़ा अलग है क्योंकि UK में the business is not generating as much cash flows as is required to support the transition, unlike Netherlands. So UK में to transition, we are looking more at how can we leverage the scrap which is available in UK. UK is exporting scrap, is an exporter of scrap, and if we can use green energy and get support on electricity prices from the government and also some capital support from the government, then the transition in UK can happen. But UK, the transition is very dependent on support from the government. Netherlands, we will need some support from the government, but not necessarily as dependent on that as we are in the UK. And Tata Steel is committed to net zero by 2045. We have already said that, which makes us amongst the most aggressive of the large steel companies to make this commitment. And we are doing multiple projects. India में भी आपको पता है, we are at a recycling based facility also, and we will continue to transition to a greener future. We are already the benchmark both in Europe and Netherlands and in India on the carbon footprint per ton of steel. आशीष चौहान ने आज से NSE के नए MD और CEO का कार्यभार संभाल लिया है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, यहाँ पर ये हम जानते हैं कि NSE के फाउंडर मेंबर भी थे आशीष चौहान, किस तरह की जर्नी रही है उनकी पिछले कुछ सालों की? यस, आशीष चौहान ने फाइनली जो NSE का CEO पोजीशन है उसका पदभार संभाल लिया है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते ही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी रेगुलेटर ने उनके नाम को क्लियरेंस दे दी थी और उसके बाद रास्ता साफ हो गया था कि NSE के नए CEO कौन होंगे और फाइनली उन्होंने आज पदभार संभाल लिया। अगर हम आशीष चौहान की बात करें तो वो कोर सेटअप टीम में थे NSE की 1993 में, और वहां पर उन्होंने काफ़ी सारे प्रोसेसेस सेट किए थे जिसमें IT सिस्टम हो गया, मार्केट सर्विलेंस हो गया, NCFM जो कोर्स चलाता है NSE, ये सारी चीज़ें जब आशीष चौहान वहाँ पे थे तो वहाँ पे शुरू की गई थी, चूँकि वो कोर मेंबर थे टीम के, और उसके बाद वो रिलायंस इंडस्ट्रीज मूव हुए थे और बाद में डिप्टी CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर उनको क्रेडिट दिया जाता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस वहां पे उन्होंने BSE में ठीक किए। जो 6 माइक्रोसेकंड में BSE क्लेम करता है फास्टेस्ट एक्सचेंज होना, वो भी उनकी रेजिम में हुआ। तो और साथ ही साथ एक तो ज़रूरी चीज़ है वो कि BSE का IPO भी लेके आए, जिसको लिस्ट कराने के लिए अभी NSE काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा है। तो देखने वाला बात ये होगी कि अब चूंकि बहुत सारी न्यूज़ आती रही है NSE में और जो कोलोकेशन स्कैम है वहां पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अभी भी अपना काम कर रही हैं, कैसे इन सारे प्रोसेस को सेट करते हुए वो IPO का जो रास्ता है वो साफ कर पाएंगे, जिसके लिए NSE काफी दिनों से प्लान कर रहा है। हनी ट्रैप का नाम तो आपने सुना होगा, मगर इस मायाजाल से बचना कैसे है, ये जानिए हमारी आज की खास पेशकश ऑपरेशन हनी ट्रैप में।
जब आप फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो देखते होंगे कि फ़्लाइट टेक ऑफ करने से पहले एयर होस्टेस आपको समझाती हैं कि सीट बेल्ट पहन लें, मोबाइल बंद कर दें या इमरजेंसी में क्या करें और क्या न करें। पता है क्यों? इसकी दो वजह हैं। पहली, अगर आप नए यात्री हैं तो इन जानकारियों को समझ लें, सावधानियां बरतें, और अगर आप कई बार सफ़र कर चुके हैं तो इन सावधानियों को जानें और आप भी अलर्ट रहें। ऐसी ही हमारी आज की खबर भी है, हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है हनी ट्रैप। अगर आप इस प्रेम जाल के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जान लें और सावधान हो जाएं, और अगर जानते हैं तो भी अलर्ट रहें, क्योंकि ये ऐसा मायाजाल है जो जब तक हम समझते हैं तब तक हम इसमें फंस चुके होते हैं। लेकिन आखिर क्या है ये हनी ट्रैप? आइए पहले ये जानते हैं। रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच अचानक एक शख्स को कुछ इस तरह अनजान नंबरों से व्हाट्सएप आया, और जब इन मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया गया तो और थोड़ी देर बाद एक वीडियो कॉल भी आया, और ये वीडियो कॉल जैसे ही उठा, हैरान और परेशान करने वाला कॉल, क्योंकि सामने एक खूबसूरत सी लड़की अश्लील हरकतें करते हुए वीडियो कॉल कर रही थी। यही है हनी ट्रैप का पहला जाल, और देश भर में रोजाना इस तरह के जाल न जाने कितनों पर फेंके जाते हैं। अब आप इस वीडियो वाली लड़की के साथ इंगेज होते हैं तो समझिए आप फंस चुके हैं, और अगर आप कॉल काटते हैं तो बार बार इसी तरह की कॉल आती रहेगी। अगर आप इस तरह के कॉल में इंगेज हो जाते हैं तो हो सकता है दूसरी तरफ आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग जारी हो, और फिर इसी वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा सकती है, और हो सकता है कि आपकी वीडियो वायरल भी की जा सकती है। यानी कि चारों ओर से बदनामी की कहानी। ऐसी कई घटनाएं देश भर में घट चुकी हैं। दरअसल ऐसे न जाने देश भर में रोजाना कितने लोग इस जाल में फंसते हैं। कुछ तो बदनामी के डर से पैसे देकर मामले को दबा देते हैं, कुछ इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि बदनामी के डर से वो किसी से कुछ बताए या नहीं, पुलिस या कानून की मदद ले भी तो कैसे। हालांकि इस खेल का दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग पुलिस की मदद लेते हैं, पुलिस भी उनकी बहुत ही कम मदद कर पाती है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सब किया जाता है। ये साइबर अपराधियों का नया मॉड्यूल है। पिछले काफी वक्त से देश भर में ऐसे मामले बढ़े हैं। अपराध का ये ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा है। इनका शिकार होने से बचिए और जानकारी शेयर करके दूसरों को भी बचाइए। ईटी नाउ स्वदेश। तो ये हनी ट्रैप काफ़ी तेज़ी से हमारे देश के नौजवानों को और कई लोगों को अपने ट्रैप में ले रहा है। कैसे समझें कि जब कोई कॉल आपको आ रहा है तो वो हनी ट्रैप है या नहीं, कैसे इससे बचें, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ अनुज अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ के चेयरमैन भी हैं। अनुज, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जब एक अननोन नंबर से आपको एक फ़ोन आ रहा है, अब वो फ़ोन आप रिसीव करें न करें। कई बार जब हम ये फ़ोन रिसीव करते हैं तो इस तरह का जो हनी ट्रैप जैसा जो मामला है वो बढ़ता चला जाता है। कैसे समझें, कैसे बचें? पहली सलाह क्या होगी? देखिए, जब भी आपको वीडियो कॉल आए और वो अनजान नंबर से है, अननोन नंबर से है, तो आप उसे अवॉइड करें, कॉल को बंद कर दें। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे उस व्यक्ति से बात करना आवश्यक है, मान लीजिए आप मार्केटिंग जैसे किसी प्रोफेशन में है जहाँ पे अननोन नंबर से आपको कॉल लगातार आती रहती है, या आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, तो आप नॉर्मल कॉल उस नंबर पे वापस करें। वीडियो कॉल से बचें, क्योंकि जब ये वीडियो या कोई भी कॉल अगर आपकी चल रही है और उसके बीच में वीडियो शुरू करने की रिक्वेस्ट आती है, आप उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अननोन नंबर से जब भी कोई वीडियो कॉल आपको आ रही है उसके पॉर्न कॉल में कन्वर्ट हो जाने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पर बड़े स्केल पर रैकेट के रूप में ये काम कर रहा है और काफी बड़ी संख्या में लोग और हर तबके के, हर सोशल स्टेटस के, हर इनकम स्टेटस के लोग इसमें फंस जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही इसमें सिर्फ फंसते हैं। तो इसलिए वीडियो कॉल को अवॉइड करें अननोन नंबर से। अगर उस नंबर पे बात करनी है, उस कॉल को कट करके उस पर नॉर्मल कॉल करें।
करेक्ट। तो यानी वीडियो कॉल से बचना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो उससे बचें। एक बहुत बड़ा जो मुद्दा रहता है वो रहता है स्टिग्मा का। लोग आमतौर पर जब ऐसी चीज़ में फंस जाते हैं तो वो चर्चा कम से कम करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता कि कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाए। कई लोग जो हैं जब वो पुलिस के पास जाते हैं तब भी उसका समाधान नहीं मिलता। मैं ये जानना चाहता हूं कि पुलिस के लिए या साइबर सिक्योरिटी सेल्स जो हैं हमारे पुलिस की, वो कितनी सक्षम हैं इस तरह के केसेस को पकड़ने के लिए, ताकि लोगों में ये भरोसा लौटे और अगर इस तरह के मामले में वो फंसे तो वो पुलिस के पास जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर ये कार्यक्रम रखा। इससे लोग जागरूक होंगे। इसमें शर्माने या घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि समाज के इनकम के किसी भी स्तर का व्यक्ति इसमें फंस सकता है, अननोन, अनजाने में, रात में, दिन में, कभी भी। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के मैटर में फंस जाता है तो उसको पुलिस की मदद जरूर लेनी चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए और पुलिस के पास जाना चाहिए। इसमें ब्लैकमेल होकर आप कितना भी पैसा देते चले जाएंगे, वो मांग कभी खत्म नहीं होगी। वो शुरुआत थोड़े अमाउंट से 20, 25, 30,000, 40,000, 50,000 से होगी, और लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगी। तो आप इस ट्रैप में अगर एक बार फंसते हैं तो ये ना सिर्फ फाइनेंशियली आपको ड्रेन करेगा, बट आपको इमोशनली भी ड्रेन करेगा। तो अगर आप कभी ऐसे मैटर में फंस जाते हैं, सबसे पहले अपने परिवार के नजदीकी लोगों से इसके बारे में चर्चा कर लें कि वो आपसे ये गलती हो चुकी है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। और उसके बाद आप जरूर साइबर सेल में जाएं। हमारे पास इस समय अगर हम देश में देखें तो कई मेथड हैं जिसमें आप पुलिस के पास जा सकते हैं। आप फिजिकली अपने नियरेस्ट थाना या चौकी में जा सकते हैं। आप ऑनलाइन भी cybercrime.gov.in पर इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जहां पर ये जो वेबसाइट है वो होम मिनिस्ट्री द्वारा संचालित है और सभी स्टेट्स में ये काम करती है। आप वहां से अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। उसमें अश्लील और महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराधों के लिए अलग से एक कैटेगरी भी बनी हुई है, क्योंकि ये गंभीर किस्म के अपराध हैं जिसमें व्यक्ति ना सिर्फ फाइनेंशियली बट इमोशनली भी ड्रेन होता है। तो आप वहां भी शिकायत कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड हैं, आप इसको इस्तेमाल करके पुलिस के पास जाएं। निश्चित रूप से पुलिस इसमें आपकी मदद करने का पूरा प्रयास करेगी और मदद होती है। इसमें स्टिग्मा वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक प्रकार की गलती है और इस प्रकार के मैटर काफी सामने आ चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो व्यक्ति स्वयं इसमें इंडल्ज हो जाते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि सामने वाला जो कॉलर है वो अश्लील हरकतें कर रहा है, जैसे कि आपने भी बताया प्रोग्राम के शुरू में, और आप अगर उसको उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो उससे बचना है और पुलिस के पास जाना है। पुलिस निश्चित रूप से आपकी मदद करेगी। चलिए, तो यानी पुलिस पर भरोसा रखें और इस तरह की कोई भी समस्या होने पर जाया जा सकता है। अनुज जी, ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जहां से इस तरह के जो फ़ोन पर या वीडियो कॉल पर जो इश्यूज़ या जो मुद्दे आ रहे हैं, जैसे ये हनी ट्रैप जैसा मामला है, इसको कम से कम किया जा सके, रोका जा सके। आपको लगता है कि चाहे वो सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी तरफ से कोई कदम उठाए जा सकते हैं? क्या हो सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा बात कही। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जो मैटर है वो स्टेट का है, और ये जो साइबर क्राइम होते हैं वो इंटर स्टेट होते हैं। ज्यादातर अपराधी इस बात का फायदा उठाते हैं। तो अगर मान लीजिए आप दिल्ली या बॉम्बे स्टेट में हैं, तो वो हो सकता है तमिलनाडु, झारखंड या किसी दूसरे स्टेट से साइबर अपराधी आपको टारगेट कर रहे हैं। उनको पता है कि पुलिस को दूसरे स्टेट में ऑपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। आज सोनिया गांधी से करीब 6 घंटे की पूछताछ की गई। ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए कल फिर से बुलाया है। वहीं दूसरी तरफ इस पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल को किंग्सवे कैंप ले जाया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमने बेरोजगारी की बात की, ये हमें बैठने नहीं दे रहे हैं, ना ही सरकार इस पर चर्चा कर रही है, बल्कि हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं।
सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने कड़ा स्टैंड इख्तियार किया है। कांग्रेस सरकार पर जानबूझकर परेशान करने का इल्जाम लगा रही है। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार न तो चर्चा कर रही है, न बोलने दे रही है। नेशनल हेराल्ड केस में एक बार फिर सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुई। एक तरफ सोनिया गांधी से राउंड 2 में सवाल पूछे जा रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर की गांधी प्रतिमा से विजय चौक की ओर मार्च कर दिया और फिर राहुल गांधी विजय चौक पर आकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान राहुल गांधी ने टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और अपना पक्ष रखा। सारे सांसद आए और उन्होंने महंगाई की बात की और बेरोजगारी की बात की और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। आप नहीं जा रहे वापस? नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे अरेस्ट करना कर लो। वहीं पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस सांसदों को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बचाव में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि सोनिया से पूछताछ राजनीति से प्रेरित है, तो वहीं शहर शहर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हैं। देखिए सोनिया से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर यह खास रिपोर्ट। सोनिया गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं और बचाव में पूरी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। रॉबर्ट ने कहा कि सोनिया गांधी बिल्कुल निडर हैं, इस पूरे मामले को कानूनी तरीके से हैंडल किया जाए। मैं यही कहूंगा कि भैया राजनीतिक तरीके से देख रहा हूं और कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है और मतलब कि जो मामला है ये सारा सुप्रीम कोर्ट में है और लीगल तरीके से अगर देखेंगे तो अच्छा रहेगा। और मतलब पर मेरे सोनिया जी बिल्कुल निडर हैं, वहां जाके सारे जवाब देंगे। वहीं दूसरी तरफ सोनिया से पूछताछ को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेसियों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही देश के कई शहरों में कांग्रेसी कार्यकर्ता पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई है। वहीं करीब 50 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। खबर सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक FSL रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि गांव के लोगों ने जो शराब पी थी उसमें 98% से ज्यादा मिथाइल मिला है। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2023 की शुरुआत से ठीक पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम से बाहर हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर जीतने वाले नीरज चोट के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स मिस कर रहे हैं। बता दें कि भारत अक्सर कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करता रहा है और टॉप 3 में अपनी जगह कंफर्म करता है। इस बार हर किसी को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा की वजह से जैवलिन थ्रो में भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो सकता है, लेकिन नीरज ने खुद कंफर्म किया है कि वो चोट की वजह से इन खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का तांडव जारी है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और नदी नाले समंदर में। बारिश लोगों की जिंदगी में तबाह बनकर बरस रही है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 6 राज्यों गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। उधर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। इसके साथ ही मानसून आने के बाद से अब तक गुजरात में 100 और महाराष्ट्र में भी 110 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन के कारण 197 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आजकल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार फरिश्ते दिल्ली के स्कीम के लिए खूब वाहवाही लूट रही है। इस स्कीम के तहत आज तक कुल 18,000 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाया जा चुका है। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में।
दिल्ली सरकार का अभिनंदन करता हूँ, मुझे जीवन दान दिया है। भगवान ना करे ऐसा एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो। जो लोग एक्सीडेंट होने पे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं, ऐसे लोग फरिश्ते होते हैं। कल अगर आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो, उसे नजदीक के अस्पताल में ले जाना, चाहे वो कितना ही महंगा अस्पताल क्यों ना हो। पैसे की चिंता मत करना, उसके इलाज का सारा खर्च हम उठाएंगे, दिल्ली सरकार उठाएगी। हमें हर कीमत पे हर जान बचानी है और आपसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। राजधानी दिल्ली के निवासियों ने अब तक कुल 18,354 सड़क दुर्घटना पीड़ित लोगों की जान बचाने में सफलता प्राप्त की है। ये सफल प्रयास दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लाई गई फरिश्ते दिल्ली के स्कीम के अंतर्गत किए गए हैं। इस स्कीम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया था। फरिश्ते दिल्ली के स्कीम के तहत दिल्ली सरकार मानवीय भावनाओं को बढ़ावा देते हुए आम दिल्ली वासी को सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। पीड़ितों की मदद कर उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा इंसेंटिव तो दिए ही जाते हैं, साथ ही दुर्घटनाग्रस्त लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। इस स्कीम के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के निजी अस्पतालों को सख्त हिदायत दी है कि वो किसी भी रोड एक्सीडेंट पीड़ित को अटेंड करने से मना ना करें और मुफ्त इलाज प्रदान करें। इन सब का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। फरिश्ते दिल्ली के योजना द्वारा दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित को समय रहते नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सके और उसकी जान बचाई जा सके। और स्वदेश आर के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।